नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए और साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर के लिए शिक्षण विधियों के प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको टोटल 2500 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पेपर में यहाँ पर आपको 25 प्रश्न, मतलब कुल पेपर की संख्या 100 है। और आज का पेपर नंबर है आपके 71, जो कि रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास और हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो प्रश्न संख्या 1 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, पहला प्रश्न जिस प्रकार से आपसे पूछा गया है, गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना, तो साथियों सवाल हल करने में यहाँ पर अनुमान लगाना नहीं होगा। दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत है। व्यापक अभ्यास भी नहीं, पहला या चौथा। तो प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर है साथियों, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या क्रियाकलाप आधारित उपागम, प्रथम विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। यहाँ पर सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम पर आधारित है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गणित शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन है सामान्य मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो बात सिर्फ गणित शिक्षण की ही नहीं है, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर जो सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ सभी जानते हो, सीसी इंग्लिश को इसमें कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। साथियों, यहाँ पर सतत मतलब लगातार चलने वाला, वर्ष भर चलता है, और व्यापक मतलब छात्र के शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों पक्षों का ये मापन मूल्यांकन करता है। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 3 है, अंक गणित शिक्षण की छोटी कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और खेल विधि। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा, अंक गणित शिक्षण की छोटी कक्षाओं में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है उसका चयन आपको करना है। तो तीसरे प्रश्न में बताइएगा साथियों, अंकगणित शिक्षण की छोटी कक्षाओं में मतलब प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, किस विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और इनमें से सभी। तो प्रारंभ की बात की जा रही है और तीनों ही स्तर अलग अलग है साथियों, तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर नहीं होगा। अब उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या प्राथमिक, तो चौथे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ कब से किया जाता है। प्राथमिक स्तर से पढ़ाना आरंभ किया जाता है। जब बालक कक्षा 3 में प्रवेश करता है, कक्षा 2 पास करके कक्षा 3 में प्रवेश करता है साथियों, तो यहाँ पर उसको पर्यावरण शिक्षण अध्ययन का आरंभ करवाया जाता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो देखिएगा, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। प्रश्न 5 में पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना, पर्यावरण के संकट को पहचानना और पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो जो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है उसका चयन कीजिए साथियों प्रश्न संख्या 5 में। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 5वें प्रश्न में। तो आपके प्रश्न संख्या 5 में देखो, पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना ही पर्यावरण शिक्षा नहीं कहलाता है। पर्यावरण तकनीक का विकास करना हो सकता है, संकट को पहचानना हो सकता है, और पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है साथियों। प्रश्न संख्या 5 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, पर्यावरण के बारे में बच्चों को जानकारी देना और उनमें कुशलता विकसित करना पर्यावरण से संबंधित ही पर्यावरण शिक्षा का सही अर्थ प्रकट कर रहा है। तो 5वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो प्रश्न संख्या 6 में देखिएगा, आगमन विधि की बात की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना।
पूर्ण से अंश की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसके आधार पर प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति का निर्माण किसने किया? थॉर्नडाइक ने, किलपेट्रिक ने, पारकस्ट ने और जेबी वाटसन ने। तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न ये पूछा गया है कि जो परियोजना पद्धति है साथियों, जो प्रोजेक्ट मेथड है, उसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो 7वें प्रश्न का बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो सभी को पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में आएगी 100%। यहाँ पर जो किलपेट्रिक है आपके दूसरा विकल्प, किलपेट्रिक के द्वारा ही परियोजना विधि या परियोजना पद्धति का निर्माण किया गया था। और यह जो पद्धति है यह करके सीखने पर आधारित है साथियों। किस सिद्धांत पर आधारित है? परियोजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग यह सोपान है। ब्लूम उपागम के सोपान है, हर्बर्ट उपागम के सोपान है, मॉरिसन उपागम के सोपान है या ग्लोबरियन उपागम के सोपान है। तो यहाँ पर जो ऊपर सोपान आप देख रहे हो, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, संबंध है, सामान्यीकरण है और प्रयोग है। तो साथियों ये चीज़ें किस उपागम के अंतर्गत आती है? 8वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा सही रहेगा आपके? तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, हर्बर्ट उपागम के यह उदाहरण है। यह सोपान किसके हैं? हर्बर्ट उपागम के हैं। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। पहली कक्षा में रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना भी, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी और चित्र बनाना भी। तो थोड़ा सोच करके उत्तर देना साथियों प्रश्न संख्या 9 का। बताइएगा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है साथियों। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है, पहली कक्षा की बात की जा रही है साथियों। चौथा विकल्प सही है, चित्र बनाना। अब आप कहोगे कि कैसे है साथियों? छोटे बच्चे जो होते हैं पहली कक्षा में वो प्रवेश ले रहे हैं, तो शब्द, वाक्य और अक्षर ये तो ऑलरेडी लिखने के अंतर्गत आएंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो जो बालक चित्र बनाते हैं प्रथम कक्षा में, वो चित्र जो बना रहे हैं उसको भी आप किसके अंतर्गत सम्मिलित करोगे? लेखन के अंतर्गत उसको सम्मिलित करोगे। तो मतलब जो चित्र बनाना है यह पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत ही शामिल होता है साथियों। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 10 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जीन पियाजे के साथ, नोम चोम्स्की के साथ, B.F. स्किनर के साथ और जेरोम एस ब्रूनर के साथ। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 में बताइए भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर जिसका संबंध भाषा अर्जन क्षमता से है उसका चुनाव प्रश्न संख्या 10 में करना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। आपके 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? भाषा अर्जन क्षमता यहाँ पर नोम चोम्स्की के साथ संबंधित होती है। किसे? नोम चोम्स्की के द्वारा ही भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा 11वें प्रश्न को, आपके प्रश्न नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सही अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और साहित्य की रचना करना। तो बताइए 11वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर आपके चौथा विकल्प सही है? तो जो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, भाषा सीखने सिखाने का अर्थ साहित्य की रचना प्राथमिक स्तर पर बालक करता ही नहीं है, तो ये चौथा विकल्प तो पूर्णतः गलत है। तो अब तीसरा, दूसरा या पहला? साथियों भाषा सीखने सिखाने का अर्थ अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूसरा या तीसरा, अब आपके पास दो ही विकल्प बचे साथियों। 11वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो सही अर्थ होता है वो होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यदि बालक भाषा का प्रभावी प्रयोग करने लग गया है, प्राथमिक स्तर का बालक, मतलब उसने भाषा को सीख लिया है। तो थर्ड विकल्प आपके 11वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है
प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। तो बताइएगा 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना जाता है साथियों। जब हम पठन करते हैं, मान लीजिए आप पठन कर रहे हो, पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, तो आपकी प्रवाह है, मतलब बहुत ही प्रवाह के साथ आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। अक्षर ज्ञान जो पढ़ रहे हो उसका अक्षर ज्ञान भी है आपको, बहुत ही गति के साथ आप पढ़ रहे हो, या फिर जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी समझ रहे हो। तो साथियों यहाँ पर पढ़ने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है अर्थ, क्योंकि गति, अक्षर ज्ञान, प्रवाह वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप किसी भाषा को पढ़ तो अच्छे से लेते हो, लेकिन उसका अर्थ ही आपको समझ में नहीं आता है। अब पढ़ी हुई चीज़ को यदि हम समझेंगे नहीं, उसका अर्थ जानेंगे नहीं, तो फिर वो पठन उसको हम नहीं कह सकते साथियों। थर्ड विकल्प इसलिए आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, यह मात्रात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन करता है, यह एक निगमनात्मक विज्ञान है और गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखा है। तो जो गणित के संबंध में कथन असत्य है उसका चुनाव प्रश्न संख्या 13 में करिएगा। कौन सा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं 13वें प्रश्न में। देखो पहला कथन कह रहा है यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान। मात्रात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन करता है, ये भी सही कथन है, क्योंकि मात्रात्मक और संख्यात्मक तथ्य गणित में होते हैं। यह एक निगमनात्मक विज्ञान है और गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखा है। तो तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प आपके 13वें में सही है साथियों। 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। यह निगमनात्मक नहीं बल्कि गणित को आगमनात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड विकल्प 13वें में सही है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14वां, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है, तो 15वां प्रश्न व्यवहारिक गणित का उदाहरण है। बैंक संबंधित कार्यों की जांच करना, कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना और ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। तो इनमें से जो व्यवहारिक गणित का उदाहरण है उसका चयन कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही उत्तर है। व्यवहारिक गणित का उदाहरण इनमें से क्या है। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना और ज्यामितीय प्रमेय को हल करना, इसको आप व्यवहारिक गणित नहीं कह सकते हो, बल्कि व्यवहारिक गणित जो होती है साथियों, इसमें जैसे बैंक संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है, तो बिल्कुल ये व्यवहार में ये चीज़ें हो रही है और जिसमें हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं। अतः जो प्रथम विकल्प है आपके प्रश्न 15 में वो ही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है आपसे। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालक अनुशासित बने रहते हैं और अध्यापक इससे सचेत रहता है। तो मूल्यांकन शिक्षण का अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है साथियों, ये बताइए प्रश्न नंबर 16 में। तो देखो पहला कथन कह रहा है अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है, बिल्कुल सही कथन है। अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालकों पर प्रभाव बना रहने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो ये गलत हुआ, ये सही है। बालक अनुशासित बने रहते हैं, हो सकता है। अध्यापक इससे सचेत रहता है, तो जी नहीं। तीसरा चौथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहला है, क्योंकि मूल्यांकन से शिक्षण का ये पता चलता है कि जो शिक्षण हमने कराया है वो कितना सफल हुआ है साथियों, इसीलिए मूल्यांकन को शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाता है। तो विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है सामान्य बालकों से कमजोर बालकों में, प्रतिभावान बालकों में और इनमें से सभी में। तो जो विभेदकारी परीक्षा होती है, विभेदकारी परीक्षा का मतलब है साथियों, आपने देखा होगा कि एक जो कक्षा कक्ष होता है इसमें अनेक बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं। जैसे किसी की बुद्धि लब्धि कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की सामान्य है, किसी की सामान्य से थोड़ी ज़्यादा है, किसी की सामान्य से थोड़ी कम है। तो इस प्रकार जो विभेदकारी परीक्षा होती है साथियों, चाहे वो प्रतिभावान बालक हो, सामान्य बालक हो या कमजोर बालक हो, इन सभी में यह परीक्षा अंतर करती है। अतः प्रश्न संख्या 17 में उक्त सभी में जो चौथा विकल्प है यही प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। विभेदकारी परीक्षा सभी जो अलग अलग IQ वाले बालक होते हैं इन सभी में अंतर करती है। तो चलिए नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देखेंगे। 17वें में यहाँ 4th विकल्प सही रहेगा। आपके प्रश्न नंबर 18 है। एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ
कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल संक्रिया में प्रवीण नहीं है, तो यह परीक्षण होगा निष्पत्ति परीक्षण होगा, नैदानिक परीक्षण होगा, सामाजिक जांच परीक्षण होगा और उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो बताइए 18वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 18 में जिस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षण में क्या ज्ञात हुआ कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल संक्रिया में प्रवीण नहीं है, मतलब उनको गुणा करना बहुत ही सही तरीके से नहीं आता है। तो साथियों विद्यालय के ये सभी छात्रों की जो कमियां निकाली, और कमियां निकालने को क्या कहा जाता है, निष्पत्ति कहा जाता है। जी नहीं, निष्पत्ति में तो उनकी उपलब्धि की जांच की जाती है, लेकिन कमियां निकालने का कार्य किसमें किया जाता है, नैदानिक परीक्षण में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है, जबकि उन कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न 18 में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है, गृह कार्य की जरूरत पड़ती है, कक्षा शिक्षण की जरूरत पड़ती है और उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो देखो गणित की बात नहीं है साथियों, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपने क्या कर लिया, नैदानिक परीक्षण कर लिया, मतलब आपने शैक्षणिक निदान कर लिया है। और शैक्षणिक निदान में आपने क्या जाना कि कौन सा बालक किस चीज़ में कमज़ोर है, यह हम किससे जानते हैं, शैक्षणिक निदान से। अब उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। विकल्प नंबर जो 4 है साथियों आपके प्रश्न 19 में सही है। देखिएगा शिक्षण विधियों के अलावा मैंने साइकोलॉजी की भी 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है, मैंने हिंदी की भी 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है। तो अगर आपने ये चीज़ें अटेंड नहीं की है तो कृपया एक बार अटेंड करके जरूर देखें, सभी चीज़ें पूर्णतः निःशुल्क है साथियों। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, छोटी कक्षाओं में गणित को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, निगमन विधि, खेल मनोरंजन विधि, विश्लेषण विधि या इनमें से सभी। तो 20वें प्रश्न में देखिए छोटी कक्षाओं में गणित को सहज बनाना है, तो साथियों निगमन विधि से तो गणित सहज नहीं बनेगा, बल्कि एक तरह से रटन या स्मृति पर आधारित हो जाएगा। यहाँ पर पहला गलत तो चौथा गलत, तो दूसरा या तीसरा। तो साथियों छोटी कक्षाओं में यदि हमें गणित को सहज मतलब सरल बनाना है तो उसके लिए गणित का शिक्षण खेल मनोरंजन विधि के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की रुचि किसमें होती है, खेलों में होती है। इसीलिए आपके दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। साथियों कमेंट करके जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है, विभेदकारिता के कारण, वस्तुनिष्ठता के कारण, वेदता के कारण और विश्वसनीयता के कारण। तो बताओ भाई 21 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों। जिस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है वह कौन सा गुण है। 21 में जो आपके सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2, वस्तुनिष्ठता के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब सभी समझते हो कि एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर रहेगा, कोई भ्रामक उत्तर उसमें नहीं होता है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। विकल्प नंबर जो 2 है आपके 21 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22, सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है अवकलन विधि, समाकलन विधि, त्रिकोण विधि और अंक गणित। तो सामुदायिक गणित में अंतर्निहित इनमें से क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 22 का बताओ भाई सही आंसर आपके कौन सा है। तो देखो सामुदायिक गणित में हम किस प्रकार की गणित का उपयोग करते हैं, समाकलन, त्रिकोणमिति या अवकलन। तो जी नहीं, ये तीनों ही गलत है। विकल्प नंबर 4 आपके सही है, जो अंक गणित होता है साथियों। सामुदायिक गणित में इसका प्रयोग किया जाता है और सामुदायिक गणित में क्या अंतर्निहित है, अंक गणित अंतर्निहित है। तो 4th विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आपके 23वां प्रश्न देखेंगे। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। सानिध्य का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। अब आप कहोगे कि सर शिक्षण वीडियो में आपने साइकोलॉजी के प्रश्न डाल दिए। तो डाले नहीं हैं, सिर्फ आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये प्रश्न गलती से इधर आ गया है साथियों। समस्या के अचानक समाधान की वकालत, फिर भी चीज तो काम की है क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें आनी है आपके। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत जिस सिद्धांत के द्वारा की जाती है वो आपके है सूझ का सिद्धांत, जिसको किसके द्वारा दिया गया है साथियों, गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा इस सिद्धांत को
दिया गया है। वर्दीमर है, कोपका है, कोहलर है, इन्होंने ही बताया इस सिद्धांत को कि जो व्यक्ति के सामने समस्या आती है उनका समाधान वह अंतर्दृष्टि के माध्यम से अचानक ही कर लेता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 23 में सही है। नेक्स्ट आज के सेकंड लास्ट मतलब 24वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 24 है, पर्यावरण अध्ययन की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि और नाटकीकरण विधि। तो जिस विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है साथियों वह कौन सी विधि है पर्यावरण अध्ययन की? 24 का बताओ भाई राइट आंसर। तो कहानी विधि में तो सक्रिय रूप से भाग लेगा ही नहीं, क्योंकि कहानी कौन सुनाएगा? अध्यापक। सुनेंगे कौन? छात्र। सिर्फ सुनेंगे, उसमें सक्रिय भाग कहाँ से लेंगे? वार्तालाप, प्रश्नोत्तर परिचर्चा और नाटकीकरण, इनमें से कौन सा विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है? तो 24वें प्रश्न में सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 3, प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि जो है इसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो थर्ड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट 25 और आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। शामपट उपयोगी साधन है शिक्षण का, क्रियात्मक कार्य का, कविता लिखने का और विज्ञान कक्ष का। तो बताओ इनमें से शामपट उपयोगी साधन है किसका उपयोगी साधन है साथियों? 25 में जो राइट आंसर है, शामपट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं साथियों? शिक्षण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो विकल्प 1 आपके 25 में सही है। ये आपके कंप्लीट होता है पेपर नंबर 71। अब आपके शिक्षण विधियों के 29 टेस्ट आना और बाकी है। कमेंट करके जाना 25 में से कितने प्रश्न सही किए आपने साथियों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।